हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 इसका। ठीक है, तो हमारा जो आज का टर्म है वो है इन्वेंट्री। कि इन्वेंट्री क्या होता है, तो हम देख लेते हैं इन्वेंट्री होता क्या है। ठीक है, इन्वेंट्री जो होता है बच्चों, ये एक स्टॉक होता है बिजनेस के अंदर। जो भी हम सामान परचेज करते हैं सेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चर करते हैं, वो बिजनेस के लिए क्या है, वो है स्टॉक या इन्वेंट्री। गुड्स होते हैं, ठीक है, गुड्स। और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए पहले। इसमें क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड फॉर अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पार्टिकुलर डेट। इसमें ये बताया गया है कि वो पार्टिकुलर डेट के हिसाब से, मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो सेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चर करते हो, अब कोई सामान अगर आपका सेल नहीं होता है ईयर के एंड तक, वो आपके लिए क्या है, वो इन्वेंट्री है। ठीक है, ये स्टॉक भी आप उसे बोल सकते हो। तो हमारी पार्टिकुलर डेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल आपकी क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च क्या होगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए इतना? तो इसके आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक। इसी का ये इन्वेंट्री का एक पार्ट है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में भी शुड फॉलोइंग टाइप्स। इसका कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं हम, क्या क्या होते हैं स्टॉक में। स्टॉक में पहला पॉइंट हमारा क्या है, रॉ मटेरियल्स। ये रॉ मटेरियल्स होते क्या है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होते हैं। जैसे कोई सामान अगर हमें तैयार करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कुछ सामान खरीदने पड़ेंगे, वो हमारे लिए क्या रॉ मटेरियल्स है। ठीक है, जैसे आपको कार सेल करनी है, कार कार को आप मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, जैसे आप कार मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है, तो उसमें आप क्या करते हो, कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके कुछ सामान चाहिए होंगे, कुछ एंटिटीज चाहिए होंगे, उसे मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल से बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताई दिया है, जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चर एंटिटीज होते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज है, एंटिटीज जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड ट्रेडिंग एंटिटीज। अब हम ये जान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती है और ट्रेडिंग एंटिटीज क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मार्केट है, उसमें क्या है, साड़ी का बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है, साड़ी सेल करता है। तो साड़ी जैसे इसने क्या करी, 80 रुपए में खरीदी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और 120 रुपए में सेल कर दी। तो 40 रुपए से क्या हो गया, इनकम रेवेन्यू। 40 रुपए इसका प्रॉफिट मान लो, इनकम हो गई वो। तो आप समझे, ये क्या है, ट्रेडिंग एंटिटीज है। क्यों, कि उसमें मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, सामान को खरीदा जा रहा है, उसके बाद सेल किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग एंटिटीज। और वैसे हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जान लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती क्या है, जैसे कोई बिजनेस है, जैसे मैं कार का एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके साथ। जैसे कोई कार का बिजनेस है, तो ये क्या करते हैं, इसको कार को तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या क्या लगेगा, रॉ मटेरियल्स वगैरह लगेंगे, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि जो हमारा वो होगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होगी, वो किस में आएगी। मैं एग्जाम्पल एक और दे देता हूँ आपका, समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। पहले हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करने के पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, गुड्स खरीद रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रॉ मटेरियल्स। फिर क्या करेंगे, इसको रॉ मटेरियल्स हमने कर लिया, तो उस पर काम चलेगा, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे बोल सकते हैं हम। फिर उसके बाद जाके वो क्या होगी, कार तैयार होगी। ठीक है, उसके बाद जाके कार तैयार हुई, फिर उसको हम सेल कर सकते हैं, जिसे हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। बस अभी आप इतना ही समझ लो, जो हमारी एंटिटीज होती है वो स्टॉक की, वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी हो सकती है, ट्रेडिंग एंटिटीज एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। ट्रेडिंग एंटिटीज ऐसी एंटिटीज होती है जिसको हम मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, डायरेक्ट सामान को परचेज करके सेल करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या होती है, जिसका वो गुड्स का हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। समझे आप? तो इसके बाद देख लेते हैं मतलब क्या है।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है डिस्काउंट। कि डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है। इसमें बताया गया ए रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसके प्राइस को कम करना वो डिस्काउंट कहलाता है। जैसे रिडक्शन, दो टाइप के हमारे वो सकते डिस्काउंट हो सकते हैं। कौन कौन से? पहले हमारे कैश डिस्काउंट और नेक्स्ट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। तो हम ये जान लेते हैं कैश डिस्काउंट आखिर होता क्या है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है 1 टी-शर्ट क्रेडिट पे आफ्टर 4 मंथ्स। मतलब मैं इसको आपको समझा देता हूँ ये क्या है आखिर। जैसे हमने, जैसे कोई कस्टमर आया हमारे पास, तो उसने क्या किया, टी-शर्ट खरीदी। उसने बोला अभी मैं पैसा नहीं दूंगा, इसकी पेमेंट मैं आफ्टर 4 मंथ्स दूंगा। आफ्टर 4 महीने बाद, अभी मेरे पैसे नहीं है, इसकी पेमेंट मैं 4 महीने बाद करूंगा। तो हमारे लिए क्या होगा, क्रेडिटर। हम उसको सामान उधार दे रहे तो क्रेडिटर हुआ, ठीक है। हमने उसको ये बोला कि अगर आप पेमेंट 4 महीने के बाद जो कर रहे हो, उसे अगर आप आज करते हो या 1 हफ्ते के अंदर करते हो, तो हम आपको ये जो 1,000 रुपए की टी-शर्ट है, इसको हम 950 रुपए में आपको दे देंगे। मतलब 50 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो ये क्या है, ये हमारा एक कैश डिस्काउंट है, ठीक है। वैसे ही हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक टी-शर्ट का अमाउंट कितना था, प्राइस कितना था, 1,000 रुपए। वैसे ही एक कस्टमर आया हमारे पास, उसने क्या किया कि 100 टी-शर्ट ऑर्डर की, तो उसका अमाउंट कितना चला जाएगा, 1 लाख रुपए। तो इसमें क्या हुआ, जैसे जो कस्टमर आया, तो उसने बोला कि अब मैं इतना सामान ले रहा हूं, तो आप हमें कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो हमने क्या किया, उसको जो 1 लाख के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया उसको। तो कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। तो 90,000 रुपए में हमने उसको टी-शर्ट दे दी। कितनी टी-शर्ट की, 100 टी-शर्ट, ठीक है। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स में। ये आप चैप्टर 9 में समझेंगे कि कहाँ रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। और एक और चीज बता रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये आप जान लेना कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, वो तो होती है जो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, ठीक है। तो इसमें आप समझ लो कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ एक चार्ट है, इसको हम समझ लेते हैं क्या ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट होता है क्या और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। Trade discount is the reduction in price by the seller, the purchaser of goods when they buy in bulk quantities. ट्रेड डिस्काउंट में ये कि कोई अगर हम सामान बल्क में सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, उसमें हम डिस्काउंट देते हैं उसको, तो वो हमारे लिए क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। और वैसे कैश डिस्काउंट में क्या है, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड इन टाइमली अर्ली पेमेंट। पेमेंट के वक्त पे हम कोई डिस्काउंट देते हैं, वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट होगा। और बल्क में हम कोई सामान सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट। उसके अंदर हम अगर डिस्काउंट दे देते हो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैड डेब्ट्स। कि बैड डेब्ट्स होता क्या है, तो हम जान लेते हैं कि बैड डेब्ट्स होता क्या है। जैसे कंपनी ने कुछ सामान अपना सेल किया, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का, किसको, किसी पर्सन को। तो वो क्या करता है, वो बोलता है अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा, आपके 4 महीने बाद पेमेंट करूंगा 20,000 रुपए की। और 4 महीने बाद अगर हम उससे पैसा लेने जाते हैं, वो क्या बोलते हैं कि कौन से पैसे, मैंने तो ऐसा कोई सामान नहीं खरीदा। तो जो डेब्टर होता है, वो अगर मना कर देता है, तो वो अमाउंट हमारे जो 20,000 रुपए, वो हमारे लिए क्या है, वो बैड डेब्ट्स हुए। क्यों? क्योंकि जो डेब्टर उसने मना कर दिया, पैसा हमारा डूब गया। जरूरी नहीं है कि कोई सामान अगर हमने उधार सेल किया है, इसका अमाउंट अगर नहीं मिला तो वही बैड डेब्ट्स होगा। कई सारी एंट्री आती है उसमें, कई सारी एग्जांपल हम ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बस ये जान लेना बैड डेब्ट्स में क्या होता है, डेट नॉट रिकवरेबल। जो उधार उधार अमाउंट जो होते हैं, वो अगर हमें कवर नहीं हो पाते हैं, तो बैड डेब्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है, अगर हम ये जान लेते हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है, जैसे हमारे कोई फिक्स एसेट्स हो गया। फिक्स एसेट्स कौन से हो सकते हैं, हमारे टेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। लिख लेते हैं हम यहाँ पे
टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। मतलब जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, ऐसे एसेट्स। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं वो, जैसे मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, और इक्विपमेंट्स। इनकी इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे हमारी कोई मशीनरी, हमने अगर फर्म में कोई मशीनरी लगवाई है 2 लाख रुपए की, तो अगर हम 3 साल बाद उसको सेल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। 2 लाख रुपए अगर हमने मशीन परचेज की है, अगर हम 3 साल बाद उसको सेल करते हैं वो 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 रुपए क्या हुए, उसकी जो वैल्यू है 50,000 रुपए कम हो गई। तो 1.5 लाख में हमने उसको सेल किया। तो जो 50,000 रुपए वो क्या हुआ, डेप्रिसिएशन लगा है उस पर। क्यों? कि उसकी जो वैल्यू है कम हुई है। ठीक है, इतना आप समझ गए। जैसे कोई हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू अगर डाउन होती है फिक्स एसेट्स की, वो डेप्रिसिएशन कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हम ये जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है। हम चार्ट मॉडल से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, 100 रुपए का सामान हमने सेल किया, तो 100 रुपए का हमें क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। और वही 100 रुपए का सामान जो हमने सेल किया, उसमें हमारी कितनी लागत लग गई, आगे जाके कितना खर्चा लग गया, और कितना हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है, ये हम जान लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि हमारा रेवेन्यू जो है 100 रुपीज का है, वही गुड्स को तैयार करने के लिए हमें हमें कितने रुपए लग गए, रॉ मटेरियल्स वगैरह हमने जो खरीदा, कितने रुपए लग गए उसके, 30 रुपए लग गए। 30 रुपीज का हमने क्या किया, रॉ मटेरियल्स खरीदा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो। उस गुड्स को तैयार, जो 100 रुपए का हमने सामान सेल किया है, उसको तैयार करने के लिए, उस गुड्स को तैयार करने के लिए 30 रुपीज जो लगे, एक्सपेंस लगे हैं। ठीक है, जो 30 रुपीज एक्सपेंस लगे हैं, उसके बाद हम अगर देखें तो हमारे क्या प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर हम 30 रुपीज उसमें से माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को हटा देते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा निकल के आएगा। कितने रुपए का, 70 रुपीज का। अब उसमें से हम अदर एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं। जैसे हम 20 रुपीज माइनस कर देते हैं अदर एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख लीजिए आप उसे। उसके बाद कितना बचा, हम पे 50 रुपीज बचा, वो क्या होगा हमारा, वो होगा नेट प्रॉफिट। इसमें आप समझे क्या है ये, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है उसका जो हम निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू मतलब कितने रुपए का सामान हमने सेल किया है, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, कि उस सामान को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी है। ठीक है, कॉस्ट लिख लेता हूं मैं खाली इसमें। ठीक है, इतना समझ गया। और नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। मतलब रेवेन्यू मतलब कितना रुपए का हमने सामान सेल किया है, और टोटल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इतना समझ गए। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैसे निकलेगा, ये आपको समझा ही दिया है मैंने। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। ठीक है, इसमें इसमें हम ये जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज के जो 4 एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। जो करंट लाइबिलिटीज होती है, जो कौन कौन सी हो सकती है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ये भी करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। बिल्स पेबल हो गए, ये भी करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। क्रेडिटर्स कैसे, जैसे कि हमने क्या किया, कुछ सामान हमने उधार खरीदा, तो जिस पर्सन से हम सामान खरीद रहे हो, हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर हुआ। और वही सामान की पेमेंट हम क्या करेंगे, 1 साल के अंदर पे करेंगे, तो करंट लायबिलिटीज में इस वजह से आ जाएगी। ठीक है, बिल्स पेबल हो गए, तो ये भी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। आउट स्टैंडिंग सैलरी, मतलब कि हमने क्या किया, एम्प्लॉयज की सैलरी, काम तो हमने करवा लिया, बेनिफिट हो गया, उसकी सैलरी अभी नहीं दी है हमने, तो वो भी किसमें आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, ट्रेड पेबल भी आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज में। तो इतना आप समझ गए करंट लायबिलिटीज के जो 4 एग्जांपल है। 6 एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। अब ये हम ये जान लेते हैं कि करंट एसेट्स के 6 एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। डेब्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं फर्म के लिए। क्यों? क्योंकि उनसे हमें अमाउंट रिसीव होते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, बिल्स रिसीवल हो गए, डेब्टर्स से हमें बिल्स रिसीव होता है ना, कि
एक साल के अंदर हमें ये भी रिसीव होता है। ट्रेड रिसीवेबल भी सेम यही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आप जान चुके हो, पिछली क्लास में आपको बता दिया था मैंने कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है। ये भी करंट एसेट्स होते हैं। कैश और बैंक बैलेंस, ये भी हमारे कैश वो करंट एसेट्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। 6 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अब ये जान लेते हैं कि नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं। मशीनरी जो होती है फर्म के अंदर, वो क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स जिसे हम बोल सकते हैं, फर्नीचर भी फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड भी हो जाते हैं, और गुडविल भी जो कि इंटेंजिबल होती है, और कॉपीराइट और पेटेंट्स। इसमें भी हमारे दो प्रकार के एसेट्स हैं। कौन कौन से? तीन तो हमारे हो गए टेंजिबल एसेट्स, और तीन हो गए हमारे इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, आज का चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और हम आपसे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।